आज के वीडियो में बात करेंगे जो आप सीमन का टेस्ट कराते हैं, पुरुष को कई प्रॉब्लमों की वजह से वो अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट कराता है। पर आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पुरुष के सीमन में कौन कौन सी 11 कमियां हो सकती हैं और इनफर्टिलिटी का या उनको पुरुष की पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में, है ना। तो उसमें 11 क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं उन सभी का मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ जनरल क्वेश्चन भी आपके मुझसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब मुझसे आप कॉल पे बात करते हैं 50 रुपये फीस पे करके। तब क्या क्वेश्चन आता है कि सर हमारा सीमन कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। एक क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए आपके शरीर के अंदर है, आपके शरीर के अंदर सीमन बना तो वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। 74 डेज यानी 2.5 महीने तक वो जिंदा रह सकता है। अगर उसी सीमन को आपने बाहर निकाल दिया, है ना, समझ लीजिए इस डब्बी के अंदर रख दिया, तो आपका सीमन घंटे भर में मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवेट ही नहीं होगा, ये खराब हो जाएगा। अगर इसी सीमन को आप अपने पार्टनर के अंदर छोड़ते हैं तो वहां 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, यानी 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अब हम बात करें कि सर इसको बनने में कितना समय लगता है। तो देखो आपका सीमन ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन के तैयार हो जाएगा। आपके सीमन को बनने में 72 डेज लग जाते हैं, 60 से 72 दिन लग जाते हैं इसको बनने में। कैसे? जो आपकी गोलियां हैं उसके अंदर 3-4 परत के अंदर एक छोटा सा एक बॉल सी होती है ना, उसके अंदर आपके सीमन में जो स्पर्म होता है वो बनना स्टार्ट होता है। अब वो बनते बनते एक स्पर्मेटोजोआ बनता है और वो बन के उस ट्यूब से बाहर निकलता है जो एक एपिडिडाइमिस रहती है, ऐसे कुंदी सी, आप डायग्राम में साइड में देख रहे होंगे। तो इस कुंदी सी में ये परिपक्व होता है। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी इसकी पूंछ होती है, धड़ होता है, इसका सिर बनता है, यानी ये परिपक्व बनता है। अब इससे ट्यूब में से होता हुआ सेमिकल वेसिकल्स एक ट्यूब होती है, वहां जाके इकट्ठे होते हैं, है ना। और जब जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो पिचकारी के साथ बाहर निकलता है। अब कुछ लोगों में क्या क्या कमियां हो सकती हैं हम वो डिस्कस करते हैं। पहली कमी, जब रिलेशनशिप पुरुष बनाता है तो एक कमी तो उनको ये फील होती है कि उनका निकलता नहीं है, वो पिचकारी नहीं निकलती या 2-4 बूंद निकलती है। यानी जो वॉल्यूम है जितना निकलना चाहिए 1.5 से 2 ml नॉर्मल निकलना चाहिए, नहीं तो एक स्वस्थ पुरुष का कितना होता है 2 से 5 ml रहता है। ठीक है, अब आपके अंदर कोई कमी है तो इसकी वजह से वो नहीं बन रहा हो सकता है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है आपको जन्मजात वहां उसकी गोलियों की ग्रोथ नहीं हुई, या वो सिकुड़ गई, या वेरिकोसील है, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से क्या हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम, यानी वॉल्यूम की कमी, है ना, आपका सीमन की कमी। तो उसको जब आपकी रिपोर्ट में नीचे फाइनल इंप्रेशन क्या लिखा आएगा, एस्पर्मिया, यानी ना तो उसमें फ्लूइड है ना उसमें स्पर्म है, दोनों चीजें नहीं है। ठीक है, 2-4 बूंद आती है। कई बार वो टेस्ट कराने जाता है, पता चलता है कि निकलता ही नहीं है, सर 2-4 बूंद थी, डॉक्टर ने बोला कि और 3 दिन 4 दिन बाद में आना। तो उसको हम कंडीशन को बोले थे एस्पर्मिया। और जब रिलेशनशिप बनाता है तो जब अगर निकलता नहीं पिचकारी के साथ तो वो एक आनंद अनुभव नहीं होता। तो इस वजह से एस्पर्मिया भी आपके मन की संतुष्टि के लिए भी प्रॉब्लम है, और आपको इनफर्टिलिटी, अगर आपके पार्टनर को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो भी आपको प्रॉब्लम है। इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट होते हैं जो आपको हेल्पफुल होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास हैं। पर मैं पहले आपको सारी कंडीशन समझा दूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे ये काम करेंगे, कैसे आपको बेनिफिट होगा। दूसरा मैं बात करूं कि हाइपोस्पर्मिया। ठीक है, हाइपोस्पर्मिया यानी निकलती हैं 2, 3, 4, 5 बूंद निकलती हैं, पर 1.5 ml से कम है। वो इतना ही है कि आपने उसमें पिचकारी के साथ तो क्या निकलेगा, जब 1-2 ml होगा तो, है ना। महिला के प्राइवेट पार्ट में आपने वो छोड़ा, वो उस पार्ट के वहीं चिपक के रह गया, बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। तो उसके अंदर बहुत स्पर्म भी बहुत कम होते हैं, कई बार तो ये देखा था स्पर्म नील होते हैं या उसकी संख्या कम होती है। यानी जो वॉल्यूम है, जो मैं बोलता हूं कि 2 ml से 5 ml होना चाहिए, वो 1.5 ml से भी कम होता है, तो उसको मिलते हैं हाइपोस्पर्मिया। हाँ, बन रहे हैं, कम है बस। फिर थर्ड पॉइंट आता है एजोस्पर्मिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये
इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, बोले 3 ml 4 ml 5 ml निकलता है, क्योंकि वेसिकल्स फ्लूइड बनाती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड बनाती है, वो फ्लूइड तो आ रहा है, पर उसके अंदर जो गोली के अंदर स्पर्म बन के तैयार होके बाहर नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो उसके अंदर स्पर्म की कमी हो, जो नॉर्मली 1 ml के अंदर 20 मिलियन होने चाहिए। अब आप बात करेंगे कि एक आदमी जब रिलेशनशिप बनाता है, जब वो 2-4 बार पिचकारी छोड़ता है उसमें एक बार में झटके मार के, तो उसमें कितना होता है? इन 2 ml से 5 ml में 500 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। एक बार में रिलीज करने के लिए 500 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। अगर वो उसकी संख्या कम भी हो सकती है, पर मिनिमम प्रेगनेंसी के लिए 20 मिलियन चाहिए। फिर आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर प्रेगनेंसी के लिए हर महीने एक अंडा निकलता है, उस अंडे के अंदर कितना स्पर्म जाता है? सिर्फ एक स्पर्म अंदर जाता है। उस अंडे के चारों ओर मिलियन ऑफ स्पर्म पहुंचते हैं, पर उसमें से एक जा पाता है। किसी को भेद उस अंडे को भेजने की क्षमता कमी है, किसी कोई गतिशील वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, तो फिर भी मिलियन ऑफ पहुंच जाते हैं, पर हर कोई अंडे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। हो सकता है उसके अंदर 1000 स्पर्म ऐसे हैं जो उसकी भेदने की क्षमता है, पर एक अगर अंदर चला गया, उसके बाद अंडा खुद एक ऐसा आवरण बनाता है, पत्थर जैसी दीवार बना लेता है, उसके बाद में दूसरा अंदर नहीं जा पाता। और उस एक का भी क्या जाता है? सिर्फ डीएनए, सिर में जो डीएनए होता है ना, जो स्पर्म का सिर होता है, हेड होता है, उसका डीएनए जाता है। महिला का डीएनए आता है उधर से अंडे के अंदर, इधर से पुरुष का डीएनए जाता है, एक डीएनए मिलता है ना। अब वो डिपेंड करता है, महिला का हमेशा फिक्स होता है डीएनए क्या होगा, वो एक्स होगा। इधर पुरुष का जो डीएनए आएगा, है ना, जिनको क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, तो वो जीन क्या होंगे? इधर पुरुष का क्या आएगा? एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। इसलिए लड़का लड़की का जिम्मेदार कौन होता है? सिर्फ पुरुष जिम्मेदार होता है, महिला का फिक्स है। अब अंडे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो एजोस्पर्मिया है तो भी बांझपन या रिलेशनशिप में असंतुष्टि प्राप्त होती है। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है कि शुक्राणु की आकार में और उनकी गतिशीलता में भी कमी होती है ना। वो अच्छे से गति नहीं कर पाते सीधे सीधे। आप तो सिर्फ प्राइवेट पार्ट तक ही तो छोड़ सकते हो। अगर वो बच्चेदानी से घूमता हुआ ट्यूब के अंदर पहुंचता है, वो उसकी गतिशील होता है। गतिशील होने के लिए क्या चाहिए? उसको एनर्जी चाहिए, है ना। वो एनर्जी किससे मिलती है? फ्रक्टोज से। तो वो भी बताऊंगा। रिपोर्ट में कई बार लिखा था ना, फ्रक्टोज प्रेजेंट या फ्रक्टोज एब्सेंट, ये भी ग्लूकोज का सेम ही रूप होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस महिला के प्रजनन तंत्र के अंदर छोड़ने के बाद में वो गति करता हुआ ट्यूब तक पहुंचता है, वो उसकी एबिलिटी के आधार पे पहुंचता है। तो स्पर्म में बहुत से मर जाते हैं, है ना, उसकी ताकत नहीं होती। तो वहां तक मिलियन ऑफ पहुंचने के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले, एक तरह से अच्छी क्वालिटी वाले क्या होने चाहिए? स्पर्म होने चाहिए। ओलिगोस्पर्मिया नहीं होना चाहिए। एस्थेनोजोस्पर्मिया नेक्स्ट कंडीशन है जो मैं बता रहा हूं, चौथी कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है? शुक्राणु असामान्य होते हैं, उनकी बनावट में प्रॉब्लम होती है। अब बनावट में किसी की पूंछ में प्रॉब्लम है, ठीक है, संख्या में भी कमी हो सकती है, किसी की धड़ में कमी है ना, किसी के सिर में कमी है, तो ये कमियां हो सकती हैं। इस कारण से क्या होता है? वो ग्रसण करता वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। टेट्राजोस्पर्मिया, ये पांचवी एक कंडीशन है जो आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि भाई ये है। इसके अंदर उसके सिर में एक सिर की बजाय 2 सिर है, कैसे गति करता वहां तक पहुंचेगा? पूंछ नहीं है, पूंछ बहुत ज्यादा लंबी है, साला राउंड राउंड वहीं घूमता रहेगा। धड़ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनर्जी की कमी है, या बिना सर का ही वो घूम रहा है, बिना पूंछ का घूम रहा है। यानी बनावट में प्रॉब्लम। बनावट में प्रॉब्लम नॉर्मल कितने चाहिए? WHO कहता है कि जितने भी हैं उसमें से कम 4% तो सही हो, पर 4% से इंडिया में काम नहीं चलता, 10% की आवश्यकता होती है, 10% से ज्यादा की आवश्यकता होती है, ठीक है। 4% तो IVF के लिए ठीक है। तो आपके स्पर्म की गुणवत्ता अच्छी हो, उसकी बनावट अच्छी हो, है ना, ये सब चीजें होनी बहुत आवश्यक है। अगर उसकी बनावट अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, उसकी चलन अच्छा है, उसकी संख्या भी भरमार है, तो आपको प्रेगनेंसी भी होगी और रिलेशनशिप में भी आनंद आएगा। फिर आता है
ओलिगोएस्टेनोटेट्रोजोस्पर्मिया, एक स्थिति जिसमें शुक्राणु का आकार, गति असामान्य होता है, उनकी गति भी, चलन भी बेकार होता है और उसकी बनावट भी बेकार होती है, इसलिए वो सामान्य शुक्राणु नहीं होते। ठीक है, तो वही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी और जेनेटिक डिफेक्ट, आपकी गोलियों की ग्रोथ अच्छे से नहीं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, बहुत सी कंडीशन ऐसे हो सकती है। सातवीं कंडीशन आ सकती है नेक्रोजोस्पर्मिया। आपकी रिपोर्ट में नीचे इंप्रेशन लगा के लिखा आता है कि नेक्रोजोस्पर्मिया है, ये क्या क्या है, ये 3-4 कंडीशन भी एक साथ हो सकती हैं, जिसमें शुक्राणु मर्त होते हैं, जितने भी बनते तो हैं, नील में होना और बहुत फर्क होता है। स्पर्म होते हैं पर वो मरे हुए होते हैं, सारे ही मरे हुए होते हैं, तो उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। मरे हुए स्पर्म क्या काम के हैं भाई, ना तो बच्चेदानी से ग्रोथ करते हुए ट्यूब तक पहुंचेंगे, ना अंडे को वो भेज पाएंगे, क्योंकि वो तो मरे हुए हैं, वो तो गति नहीं करेंगे। तो वहां कई बार लिखा था इमोटाइल 50%, तो कम से कम 50% स्पर्म गतिशील होने चाहिए। अब वो चाहे टेढ़ी मेढ़ी करे तो सही, इस तरह से आपके स्पर्म की गतिशीलता बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी जिंदे होने चाहिए। ल्यूकोसाइटोप्रेमिया मतलब एक तरह से क्या होता है कि इसके अंदर आपने रिपोर्ट में देखा पस सेल, सीमन के अंदर पस सेल आई है आपके। देखो अगर 1 ml है तो एक पस सेल ठीक है, 2 ml है, 3 है, 4 है, छोटे मोटा होता रहता है। 4 ml में है तो 4-5 पस सेल ठीक है। अगर आपकी ml पे डिपेंड करता है, आपका बनता 1 ml है और उसमें 5 पस सेल है, तो मान लीजिए कि आपके वहां इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत है, कुछ सप्लीमेंट की आवश्यकता है आपको, तो ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। इस चीज को आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको लिखा था पस सेल प्रेजेंट या एब्सेंट, रेड ब्लड सेल, कोई अंदर ब्लीडिंग हुई है या नहीं है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं जो पस सेल से होते हैं, इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर डैमेज करता है, जैसे हमारा फोड़ा फुंसी में पस निकलता है वैसे पस होता है। वो जांच में लेबोरेटरी में जो 1 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, और ये हर नॉर्मल इंसान को भी करा लेनी चाहिए जांच। और जांच जब आप लोग मुझे दिखाते हैं तो मैं एक एक चीज डिटेल में आपको फिर भी मैं समझाता हूँ। सिर्फ मात्र 50 रुपए की फीस दे के आप मुझसे बात कर सकते हैं। फोन पे, गूगल, पेटीएम 50 रुपए फीस पे करनी होती है। आप कहेंगे किस नंबर पे करनी होती है, जो नंबर होता है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहां से आपको फोन करके आप वहां से वीडियो पे देख के नंबर ले सकते हैं। और आपको पेमेंट कैसे करना है उसकी प्रोसेस भी होती है, और आपको एक टाइम मिलता है, उस टाइम में हम खुद कॉल करके आपको टाइम देते हैं, मतलब आपको मैसेज पे व्हाट्सएप पे टाइम मिलेगा और उस टाइम में हम लगभग कॉल करते हैं। एक बार पेमेंट करने के बाद एक बार जरूर बात होती है, किसी कंडीशन से मान ले आज पेमेंट किया और आज बात नहीं हुई तो नेक्स्ट डे बात हो जाएगी, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आता है सीमन विस्कोसिटी, ये आपका है सर मेरा पतला हो गया, एक झटके में निकल जाता है। अरे वो एक झटके में आपकी कमजोरी की वजह से निकलता है, पतला होने की वजह से नहीं निकलता। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, है ना। कितना गाढ़ा होना चाहिए, तो इसमें एक आप जब रिपोर्ट कराते हैं विस्कोसिटी लिखा रहता है कि भाई जब उसको घुमाते हैं देखते हैं तो घुलनशील कितनी देर में होता है। आपने प्राइवेट पार्ट में छोड़ दिया, पिचकारी के साथ छोड़ दिया, खूब आनंद ले लिया, उसके बाद आपने देखा कि वो गति करता हुआ, अब वो इतना गाढ़ा होगा तो कहां से उसमें गति करता हुआ बाहर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए इसमें लिखा था 0 विस्कोसिटी, +1, +2, +3, +4 तक भी चल जाता है। उसके ज्यादा अगर विस्कोसिटी है तो ये कई बार तो लिखा आता है कि नॉर्मल, एबनॉर्मल ऐसा लिखा आता है, या +3, +4 ऐसे लिखा आता है। तो +3 तक प्रेगनेंसी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, पर +4, 5 इससे ज्यादा ऊपर आता है तो आता है। हाँ, माइनस में नहीं होता, 0 ही होता है यार, ठीक है। तो यानी इसकी सीमन की विस्कोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, जैसे एक व्यूअर ने मुझे बताया था कि इतना गाढ़ा हो जाता है कि दीवार पे भी चिपक जाता है, तो इतना भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। पीएच लेवल, पीएच यानी एसिड बेस का बैलेंस कैसा है आपकी रिपोर्ट में ये देखा जाता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, जो महिला का प्राइवेट पार्ट है वो एसिडिक है। अगर हमारा सीमन बनता हो, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिकल वेसिस ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या होती है, ये एक सीमन पानी छोड़ती है। अब ये पानी ज्यादा छोड़ दे तो पतला हो जाता है, पानी कम छोड़ती है तो गाढ़ा रह जाता है, इस पे भी डिपेंड करता है। और पानी ज्यादा होता है या पतला होता है तो आपका कभी कभी यूं चिपचिपा पदार्थ ऐसे निकलता है, वो चीज आपको होती है ना। वो सब चीजों के लिए मैं बताता हूँ। स्पर्म के लिए आपने कई बार मुझसे पूछा भी है कि सर स्पर्म बढ़ाने के लिए, या हमारे को एक नॉर्मल स्वस्थ पर्सन है स्पर्म भी बढ़े और उसकी यौन शक्ति भी बरकरार रहे, तो मैं बताता हूँ कि मैनश्योर का ये हमारे पास है इम्प्रूव मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि चाहे वो सीमन बने, चाहे उसमें एनर्जी की कमी हो, चाहे उसकी मर्दाना ताकत में कमी हो, सब चीजों में तो काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि एक ही के अंदर क्या होते हैं, 20 जड़ी बूटियां हैं। मैंने कई बार पहले बताया, इसके अंदर 20 जड़ी बूटियां हैं एक साथ ही। इसके अंदर बहुत सारे कैप्सूल पाए जाते हैं, बहुत सारे नहीं 100 कैप्सूल पाए जाते हैं। मैं ओपन करता हूं इसको, ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको मैं बताऊं 100 कैप्सूल पाए जाते हैं। ऐसे कैप्सूल होते हैं, ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है और इस टाइप के कैप्सूल इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। एक स्ट्रिप के अंदर 10-10 कैप्सूल होते हैं, ठीक है। और लिखा हुआ है यहाँ भी 20-20 जड़ी बूटियां यहाँ भी लिखी हुई हर एक के अंदर है। इससे मान्यता प्राप्त जैसे क्या क्या है इसके अंदर, जीएमपी सेटिस्फाइड है, ठीक है, आईएसओ सेटिस्फाई है, ठीक है, ऑल नेशनल सेटिस्फाई है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी भी सेटिस्फाई करा है, और 100% हर्बल है, यानी आयुर्वेदिक है, कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, शुद्धता की पूरी 100% सेफ है, कोई लाग नहीं लगती, आपको जितने चाहे जितने दिन ले सकते हो, जितने जब चाहे जब बंद कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि। पर आपको एक चाहते हैं कि अच्छा स्टेमिना, अच्छा सब कुछ मिले, तो 3-4 महीने आपको लगातार लेना होगा। आयुर्वेदिक दवाइयों में कोई जादू नहीं होता, आप खाओगे आपका शरीर इंप्रूवमेंट होगा, शरीर इंप्रूवमेंट होगा तो पूरा सिस्टम ही इंप्रूवमेंट होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने के लिए सारी 20 जड़ी बूटियां एक साथ ही एक के हर कैप्सूल के अंदर मिलाई गई है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मात्रा है, जिससे ना तो ये गर्मी कर सकती हैं, ना ये आपके डाइजेशन को खराब कर सकती हैं, और ना ही आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं, कि जैसे किडनी में इफेक्ट डालती हैं क्या, उस पर डाल देंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, वो फोन पे मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ, समझाता हूँ। तो आपको पता ही है, फीस पे करके आप बात कर सकते हैं, है ना। ये कैसे मिलेगा, आप मुझसे बात करेंगे फीस पे करके तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको ये कैसे मिल सकता है, आपके घर कैसे पहुंच सकता है। तो पीएच भी बहुत जरूरी है। अगर महिला की पीएच एसिडिक होती है, वहां भी ठीक है, एसिडिक होना चाहिए, इधर से बेस जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर ये भी एसिड होगा, एसिड होगा। कई बार बोलते हैं कि सर मैं रिलेशनशिप बनाता हूं तो जलन होती है मुझे, ठीक है, इसका मतलब उसकी पीएच की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए और रिपोर्ट मुझे दिखा लेने। फ्रक्टोज उसके अंदर एनर्जी के लिए प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी मैं 11 समस्या आपको बता चुका हूं, अगर फिर भी फ्रक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए, एनर्जी उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, जब भी तो गति करता है वो आगे तक बढ़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम को आपको ठीक करना है, तो आपको मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम का आपको आयुर्वेदिक उपचार बता चुका हूं आपको, जिससे आप हेल्थी रह सकते हैं और अपने सीमन को बरकरार रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो लेना ही है, हो रही है तब भी ले सकते हैं, है ना। एक हेल्थी पर्सन के लिए बहुत अच्छा है, आपके पूरे सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करता है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब